मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज के व्याख्यान में हम दो चीज़ों को सम्मिलित करेंगे। एक है संयुक्त राज्य की संघात्मक व्यवस्था और दूसरा है अमेरिकन संविधान में, संयुक्त राज्य के संविधान में संशोधन पद्धति। देखें, संघात्मक व्यवस्था, संघ, कल इसकी संक्षिप्त में चर्चा हुई थी। संघात्मक शासन के लिए हिंदी में 3 शब्द हैं, अंग्रेजी में भी ये 3 शब्द हैं। एक है संघ, यूनियन, राज्यमंडल, कॉन्फेडरेशन, और तीसरा है संघ, फेडरेशन। ये 3 शब्द हैं और इन तीनों शब्दों का प्रयोग संघात्मक व्यवस्था के लिए किया जाता है। इसकी एक संक्षिप्त सी जानकारी आप लीजिए। संघ, यूनियन, यूनियन और फेडरेशन के लिए हिंदी में एक ही शब्द है, संघ। यूनियन, यदि किसी देश में, यदि किसी राज्य में पूरी शक्तियां केंद्र में हो और कम से कम शक्तियां राज्यों को दी जाए तो उसे यूनियन कहते हैं। इसे आप दूसरे रूप में भी ले सकते हैं। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा देश है जहां पर के अनेक प्रकार की विविधताएं हैं, भिन्नताएं हैं, भाषा की, संस्कृति की, रहन सहन की, इतिहास की। यदि विविधताएं हैं और एक स्थान से पूरे राष्ट्र के शासन का संचालन संभव नहीं है, बहुत कठिन है, तो उस देश की सरकार क्या करती है? एक मजबूत केंद्र की स्थापना करती है और पूरे प्रदेश को पूरे राज्य को छोटे छोटे प्रदेशों में बांट देती है। इन प्रदेशों में एक एक सरकार की स्थापना करती है और उनको थोड़े से अधिकार दे देती है, बाकी पूरे अधिकार अपने पास रखती है। जैसे भारत अनेक प्रकार की विविधताओं से वाला देश है। यहाँ पर से ही अनेक प्रकार की संस्कृति है, इतिहास है, परंपराएं हैं, खान पान है, भाषाएं हैं, अनेक प्रकार की सब चीजें हैं। तो भारत या इसके पहले सोवियत संघ जो बना था 1917 में, जिसकी स्थापना हुई थी, तो यहाँ पर हमने भारत में क्या किया? एक संघात्मक शासन को स्थापित किया, ज्यादा से ज्यादा शक्तियां केंद्र सरकार को दिया, कम से कम शक्तियां हमने राज्य सरकार को दी। तो इसे यूनियन कहते हैं। मतलब बड़े राष्ट्र में जो संघात्मक व्यवस्था की स्थापना की जाती है तो उसे यूनियन कहते हैं, एक मोटे तौर पर। दूसरा है राज्यमंडल, परिसंघ या कॉन्फेडरेशन। जब छोटे छोटे राज्यों के सामने कोई एक ऐसी समस्या आती है जिसका निराकरण वे अकेले नहीं कर सकते, जिसका सामना वे अकेले नहीं कर सकते, तो कोई भी समस्या हो सकती है। यह संभव है कि कोई बड़ा सा राज्य इन पर आक्रमण करता हो, आक्रमण करने वाला हो, और ये अकेले उस बड़े राष्ट्र का सामना नहीं कर सकते। तो ऐसे छोटे छोटे राज्य मिलकर के आपस में समझौता करते हैं और एकजुट होकर के उस समस्या का सामना करते हैं। और जैसे ही उद्देश्य पूरा हो जाता है तो फिर से वे अलग अलग हो जाते हैं। तो राज्य मंडल या परिसंघ एक ढीला ढाला संगठन होता है। उदाहरण लीजिए, अभी अमेरिका में भी ऐसे ही हुआ था। अमेरिका में 13 उपनिवेश थे, ब्रिटिश उपनिवेश। इनको स्वतंत्रता चाहिए थी, एक एक करके ये इंग्लैंड से लड़ नहीं सकते थे। तो इन 13 उपनिवेशों ने मिलकर के आपस में समझौता किया और राज्य मंडल का निर्माण किया, और उस राज्य मंडल के नेतृत्व में इन्होंने इंग्लैंड से युद्ध किया, स्वतंत्रता हासिल। जब स्वतंत्रता हासिल कर लिया इन्होंने, इनका उद्देश्य पूरा हो गया, ये उपनिवेश अब राज्य कहलाने लगे और अलग अलग हो गए, राज्य मंडल भंग हो गया। तो उसे राज्य मंडल कहते हैं जो एक निश्चित उद्देश्य से बनाया जाता है और उद्देश्य की प्राप्ति के बाद वह संगठन टूट जाता है, खत्म हो जाता है, वो राज्य मंडल है। एक दूसरा उदाहरण स्विट्जरलैंड के संदर्भ में भी बताएंगे, तब उसकी चर्चा करेंगे। स्विट्जरलैंड में राज्य मंडल का निर्माण हुआ था। और तीसरा है संघ, फेडरेशन।
भारत के संविधान में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। पहले अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। और अमेरिका के संविधान में फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन वह फेडरेशन है, फेडरेशन किया है। जब छोटे छोटे राज्य मिल करके आपस में समझौता करते हैं और थोड़ी सी शक्तियां केंद्र सरकार को दे करके बाकी अधिकांश शक्तियां अपने पास रख लेते हैं, अपनी संप्रभुता केंद्र को सौंप देते हैं, संघ सरकार को सौंप देते हैं और बदले में स्वायत्तता प्राप्त करते हैं, उसे फेडरेशन या संघ करते हैं। अमेरिका में 13 राज्यों ने मिलकर के, 13 उपनिवेशों ने मिलकर के स्वतंत्रता संग्राम किया, युद्ध किया, इन्हें स्वतंत्रता मिली, राज्यमंडल भंग हो गया, ये उपनिवेश राज्य कहलाने लगे। तब अमेरिका के कुछ बड़े बड़े नेताओं ने सोचा कि यदि हम ऐसे ही अलग अलग रहे तो इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, हालैंड, ये सब कोई भी देश, साम्राज्यवादी देश हम पर आक्रमण करके हमारी स्वतंत्रता को समाप्त कर सकता है। ये पक्ष हुआ। राज्यों का पक्ष यह था कि यदि हम किसी बड़े राष्ट्र में सम्मिलित हो जाते हैं तो हमारी संस्कृति, सभ्यता, हमारी स्वतंत्रता, हमारी स्वायत्तता सब खत्म हो जाएगी। तो राज्यों की मांग स्वायत्तता की थी, लेकिन उसमें एक सुख था कि वे अपने सुरक्षा के लिए उस संघ पर, उस संगठन पर निर्भर हो सकते थे। और संघात्मक व्यवस्था इन दोनों शर्तों को पूरा करता है। राज्यों को स्वायत्तता मिलती है और उनको इसके बदले में सुरक्षा भी प्रदान की जाती है केंद्र सरकार के द्वारा। तो इसलिए इन 13 राज्यों ने मिलकर के आपस में समझौता किया और फिलाडेल्फिया सम्मेलन में एक नए संविधान का निर्माण किया। तो वह जो फिलाडेल्फिया सम्मेलन था वह 13 राज्यों के द्वारा आपस में मिल करके एक संविधान का निर्माण करना था। और संविधान क्या है? इन 13 राज्यों के द्वारा किए गए समझौते का, उसका नियम, उसका प्रस्ताव। तो इस प्रकार से अमेरिका में संघात्मक शासन की स्थापना हुई। यह जो 13 राज्यों का संगठन था, धीरे धीरे करके आसपास के पड़ोस के सभी राज्य एक एक करके सम्मिलित होते गए और आज की तारीख में वहां पर 50 राज्य इस संघ में सम्मिलित हो चुके हैं। 50 राज्य। आज अमेरिका में राज्यों की संख्या 50 है। ठीक, तो 50 राज्यों का यह संगठन बना हुआ है। अच्छा, अब हम देखें, जब 13 राज्य थे, बाकी 37 राज्य इसमें सम्मिलित हुए, उसकी प्रक्रिया क्या है? यदि कोई राज्य संयुक्त राज्य संघ में सम्मिलित होना चाहता है, अमेरिकन संघ में सम्मिलित होना चाहता है, तो वह एक याचिका कांग्रेस के पास भेजता है। कांग्रेस माने अमेरिकन संसद। वह एक याचिका, एक आवेदन पत्र कांग्रेस के पास भेजता है। कांग्रेस के दोनों सदन उस पर विचार करते हैं और विचार करके 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करते हैं और उस राज्य से कहते हैं कि वह अपने लिए एक नए संविधान का निर्माण करे। एक बात ध्यान रखिए, अमेरिका में जिस संविधान का हम अध्ययन कर रहे हैं वह केंद्र सरकार का संविधान है, पूरे राष्ट्र का एक संविधान है, लेकिन वहां पर 50 राज्य हैं। 50 राज्यों के अपने अलग अलग संविधान हैं। तो इस प्रकार से संयुक्त राज्य में कुल मिलाकर 51 संविधान है। हमारे भारत में तो एक संविधान है और वही एक संविधान से पूरे देश का और प्रांतों का शासन संचालित होता है। अमेरिका में 51 संविधान है और उस 51 में से एक संविधान का जो केंद्र सरकार के द्वारा निर्मित है, तो केंद्र सरकार का है, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। तो उस राज्य को कहा जाता है कि वह अपने लिए एक नए संविधान का निर्माण करे। इतना ध्यान रखना कि नए तुम्हारा जो संविधान होगा वह हमारे केंद्रीय संविधान के अनुरूप होना चाहिए, अमेरिका के संविधान के अनुरूप होना चाहिए। तो वह राज्य अपने लिए एक नए संविधान का निर्माण करता है। निर्माण करने के बाद उसकी कॉपी भेजता है कांग्रेस के पास। कांग्रेस उस पर विचार करके उसको 2/3 बहुमत से स्वीकृति देती है।
स्वीकृति देने के बाद उसको मान लिया जाता है कि उस राज्य का अमेरिकन संघ में प्रवेश हो गया। उसके बाद कांग्रेस के दोनों सदन मिलकर के उस राज्य के लिए कांग्रेस के दोनों सदनों में सदस्य संख्या निर्धारित करते हैं। प्रथम सदन में जनसंख्या के आधार पर कि आपके राज्य की जनसंख्या कितनी है और आपके राज्य का इतना सीट कांग्रेस के प्रथम सदन में होगा। दूसरे सदन में समानता का अधिकार है तो आपके राज्य से 2 सीटें सीनेट में या द्वितीय सदन में सुरक्षित है और इस प्रकार से नए राज्य का विधिवत अमेरिकन संघ में सम्मिलन हो जाता है। ये है अमेरिकन संघ की छोटी सी कहानी। अब जरा देखें इसकी विशेषताएं, कुछ गंभीर चीजें हैं, कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं और इसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले विशेषता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण। संघात्मक शासन का मूल तथ्य है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, शक्तियों का बंटाव होना। मतलब केंद्र सरकार की शक्ति अलग, राज्य सरकारों की शक्ति अलग। जहां पर इस प्रकार से शक्तियां बंटी होती हैं उसको संघात्मक शासन कहते हैं। तो इसकी पहली शर्त है। अमेरिका एक सूची का, अमेरिकन संविधान में केवल एक सूची का ही उल्लेख है और उसे संघ सूची कहते हैं और इसमें कुल मिलाकर 18 विषय हैं। इन 18 विषयों पर केंद्रीय सरकार को या कांग्रेस को कानून बनाने का अधिकार है, 18 से ज्यादा नहीं। और इसमें देश की सुरक्षा, पूरे देश में व्यापक तौर पर शांति व्यवस्था की स्थापना, बाह्य आक्रमण से रक्षा करना, मुद्रा, सिक्का, डाक, नापतोल, करेंसी नोट, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, युद्ध, शांति, ये तमाम चीजें कुल मिलाकर 18 है। और इन 18 विषयों पर कांग्रेस कानून बना सकती है और बनाती है और शेष सब कुछ राज्यों को सौंप दिया गया है। तो अमेरिका में केवल एक सूची है, हमारे भारत में 4 सूचियां हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी 4 सूचियां हैं। ये कैसे? एक है भारत में संघ सूची जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, केंद्रीय संसद। दूसरा है राज्य सूची जिन पर राज्य सरकारें कानून बनाती है, सब राज्य में अलग अलग। तीसरा है समवर्ती सूची जिसमें दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, केंद्र भी राज्य सरकारें भी, लेकिन केंद्र सरकार की यहाँ पर सर्वोच्चता होगी। यदि कोई समवर्ती सूची के विषय में राज्य सरकार ने कानून बनाया और केंद्र सरकार के कानून के विपरीत है या विरुद्ध है तो राज्य सरकार का वह कानून निरस्त हो जाता है तो केंद्र की प्राथमिकता होती है। और चौथा है अवशिष्ट, जो तीनों सूची में नहीं आ पाई, वो सब जो बची सूची होती है वो सब अवशिष्ट सूची। ये भारत में 4 सूची है, अमेरिका में केवल एक सूची है, संघ सूची। और संघ सूची के अलावा बाकी जो भी विषय है वो सब का सब राज्य सरकारों को दे दिया गया है। दूसरा, लिखित और कठोर संविधान। संविधान का लिखित होना आवश्यक है। संविधान का लिखित होना क्यों आवश्यक संघात्मक व्यवस्था में? क्योंकि यहाँ पर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है। इन राज्यों के बीच समझौता हुआ है और उस समझौते की शर्तें क्या क्या होंगी ये सब लिखित रूप में संविधान में होता है। तो इसलिए संविधान का लिखित होना आवश्यक है कि इतनी ताकत, इतनी शक्तियां केंद्र की, इतनी शक्तियां हमारी, ये शर्त होगी। ये तमाम चीजें, संविधान का मतलब होता है नियम, और वो नियम क्या है? इन राज्यों के द्वारा किया गया समझौता, उसकी शर्तें। तो संविधान का लिखित होना संघात्मक शासन में आवश्यक है। और दूसरा, कठोर संविधान भी होना चाहिए। कठोर संविधान क्यों? कि आप अपने विषय के अंतर्गत कानून बना लीजिए, ओके, लेकिन जब आप संविधान में संशोधन करना चाहते हैं, संविधान मतलब समझौते की शर्तों, समझौते की शर्त, उस संविधान में यदि आपको संशोधन करना है तो आप अकेले, केंद्र सरकार तुम अकेले नहीं कर सकते, तो हम राज्यों से भी पूछ लेना, हम राज्यों की भी सहमति लेना, तब जाकर के संविधान में संशोधन कर सकोगे, अन्यथा नहीं। मतलब संशोधन की कठिन पद्धति और कानून बनाने की सामान्य पद्धति। यह संघात्मक शासन की सबसे बड़ी शर्त है कि यदि केंद्र सरकार संविधान में संशोधन करना चाहती है तो उसे राज्यों की सहमति भी लेनी पड़ेगी।
भारत में भी जो तीसरा संशोधन की पद्धति है उसमें राज्यों की सहमति ली जाती है। आधे से अधिक राज्यों को विधानमंडलों को स्वीकृति ली जाती है। तो लिखित और कठोर दोनों होना चाहिए सामने। तीसरा है न्यायपालिका सर्वोच्च। शक्तियां बटी हुई हैं, संविधान लिखित है, अनेक राज्य हैं, पहले 13 थे 50 हो गए हैं, इनके बीच विवाद हो सकता है। विवाद किस चीज को लेकर के? शक्तियों के बंटवारे को लेकर विवाद हो सकता है। किस चीज के लिए? संविधान की व्याख्या के संबंध में। तो निपटारा कौन करेगा? केंद्र सरकार? नहीं, क्योंकि केंद्र सरकार तो खुद एक पक्ष है। यदि दो राज्यों के बीच विवाद हुआ तो माना जा सकता है कि केंद्र सरकार उसका समाधान कर लेगी या उसको निपटारा करने का अधिकार दिया जा सकता है। लेकिन मान लीजिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवाद चला तो कौन निपटाएगा? एक तीसरी संस्था की स्थापना की जाती है जिसे हम न्यायपालिका कहते हैं। मतलब न्यायपालिका राज्य और केंद्र के बीच उत्पन्न होने वाली विवाद, दो राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाली विवाद और संविधान के व्याख्या के संबंध में उत्पन्न होने वाले विवादों का निपटारा न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। इसलिए संघात्मक शासन में न्यायपालिका को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। उसका काम विवादों का निपटारा, संविधान की व्याख्या। चौथा है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान सर्वोच्च होगा। संविधान राज्यों के द्वारा किए गए समझौते का संग्रह है, तो संविधान सर्वोच्च होगा। और संविधान की सर्वोच्चता की जिम्मेदारी किसकी होगी? संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने की जिम्मेदारी न्यायपालिका की। न्यायपालिका संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखेगी और जो भी घटना, जो भी कार्य, जो भी आदेश, जो भी नियम यदि संविधान के विपरीत है तो सर्वोच्च न्यायालय उसको अवैध घोषित कर देता है। इसी को ही न्यायिक पुनरावलोकन करके। फिर है अवशिष्ट शक्तियां, बची खुची जो शक्तियां, वो सब अमेरिका में राज्य सरकारों को दिया गया। मतलब 18 विषय केवल केंद्र सरकार के अधीन है, बाकी सब कुछ राज्यों। और इस बाकी सब कुछ में अवशिष्ट शक्तियां भी आ जाती हैं। अवशिष्ट शक्तियां संयुक्त राज्य में राज्यों को प्रदान की गई। मतलब इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को होगा। फिर है दोहरा शासन। संघात्मक व्यवस्था का प्राण दोहरापन है, हर चीज डबल। तो पहला है इसमें दोहरा शासन, शासन व्यवस्था डबल। केंद्र में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रत्येक राज्य में भी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, दो प्रकार का शासन हुआ। इसी दोहरी नागरिकता। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, भारत में एकल नागरिकता है। हम सब किसी राज्य के निवासी हो सकते हैं लेकिन सब भारत के नागरिक हैं, एकल नागरिक। अमेरिका में दो प्रकार की नागरिकता है। प्रत्येक व्यक्ति अमेरिका का नागरिक है और अपने राज्य का नागरिक है जिस राज्य का वह निवासी है। तो अमेरिका में दो प्रकार की नागरिकता है। स्विट्जरलैंड में तिहरी नागरिकता है, अपने कम्यून का, अपने कैंटन का, अपने स्विट्जरलैंड का नागरिक है। तो ये राज्यों की, ये किसी भी देश की व्यवस्था के अंतर्गत ये सब चीजें आती हैं कि नागरिकों को एकल, दोहरा या तिहरा नागरिकता दी जाए। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। फिर दोहरी न्यायपालिका। अमेरिका में दोहरी न्यायपालिका है। जैसे भारत में एकल न्यायपालिका है। कैसे? जिला में जिला न्यायालय, प्रांत में उच्च न्यायालय, केंद्र में सर्वोच्च न्यायालय। अमेरिका में अलग। अमेरिका में केंद्र सरकार की न्यायपालिका अलग है, राज्य सरकारों की न्यायपालिका अलग। हर राज्य की अपनी न्याय व्यवस्था है और राज्यों का जो सर्वोच्च न्यायालय होगा वहां से अपील केंद्र के सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है। राज्यों का जो सबसे बड़ा न्यायालय है, जैसे भारत में हाई कोर्ट है, वैसे ही अमेरिका में राज्यों के सबसे ऊपर के जो न्यायालय होते हैं उसके निर्णय के विरुद्ध केंद्र में जो सर्वोच्च न्यायालय है वहां पर अपील की जाती है। जो केंद्र सरकार की सर्वोच्चता होती है, केंद्रीय न्यायपालिका की सर्वोच्चता होती है, लेकिन राज्यों को ही अपना न्यायालय स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। तो अमेरिका में दोहरा शासन है, दोहरी नागरिकता है, दूसरी दोहरी न्यायपालिका है और द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। द्विसदनात्मक, संसद के 2 सदन है।
संसद, अमेरिकन संसद को कांग्रेस करती है, इंग्लैंड में संसद को पार्लियामेंट करते हैं, भारत में इसको संसद करते हैं। अमेरिकन संसद को कांग्रेस करते हैं। इस कांग्रेस के 2 सदन हैं। प्रथम सदन प्रतिनिधि सदन, द्वितीय सदन सीनेट। तो यहाँ पर व्यवस्थापिका भी दोहरा होना चाहिए। तो प्रथम सदन आम जनता का प्रतिनिधित्व करता है, दूसरा सदन राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। जो राज्य इस संघ की इकाइयां हैं, मतलब उस संघ में जितने भी राज्य हैं, जितने भी राज्य सरकारें हैं, उन राज्य सरकारों का यह प्रतिनिधित्व करता है। राज्य सरकारों में उन राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। तो एक तरफ जनता के प्रतिनिधि और दूसरे सदन में राज्यों के प्रतिनिधि। फिर है राज्यों को समान प्रतिनिधि। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। केंद्र की नजर में हर राज्य एक समान होना चाहिए, चाहे उसकी जनसंख्या या क्षेत्रफल जितना भी ज्यादा हो या कम। केंद्र की नजर में हर राज्य एक समान होना चाहिए। भारत में क्या किए? भारत में हमने 2 सदन बनाया, लोकसभा, राज्यसभा। दोनों सदनों में जब हम निर्वाचन कराते हैं तो निर्वाचन में निर्वाचित सदस्यों मतलब कि सीट संख्या का निर्धारण कैसे करते हैं? जनसंख्या के आधार पर। मतलब जिस राज्य की जितनी अधिक जनसंख्या होगी, दोनों सदनों में उसके उतने अधिक सदस्य होंगे, उतने ज्यादा सदस्य होंगे। दोनों सदनों में, प्रथम सदन में, द्वितीय सदन में। लेकिन जिस राज्य की जनसंख्या कम है, उसके लोकसभा में भी सीट कम होंगे, राज्यसभा में भी सीट कम होंगे। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं। अमेरिका में प्रथम सदन, प्रतिनिधि सभा में जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व है। हर राज्य अपनी जनसंख्या के अनुपात में सदस्यों को निर्वाचित करके भेजेगा। हर राज्य का कोटा है। लेकिन दूसरा सदन सीनेट में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व है। कोई बड़ा से बड़ा राज्य हो चाहे छोटा से छोटा राज्य हो, हर राज्य 2 प्रतिनिधि भेजता है, निर्वाचित करके 2, 1 और 2। ये समानता का अधिकार है। और इसका कैलकुलेशन कैसे होता है आगे चलकर के बताएंगे। फिर राज्यों की प्रादेशिक अखंडता एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि भारत में जैसे केंद्र सरकार किसी भी राज्य को 2 भाग में बांट करके एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। लेकिन अमेरिका में राज्य की प्रादेशिक अखंडता सर्वथा अनुल्लंघनीय है। केंद्र सरकार किसी भी राज्य को 2 भाग में बांट नहीं सकती, उसका विभाजन नहीं कर सकती, उसके क्षेत्र को किसी दूसरे राज्य को नहीं दे सकती, उसका नाम परिवर्तन नहीं कर सकती। प्रादेशिक अखंडता अनुल्लंघनीय है। फिर है राज्यों के पृथक संविधान। हर राज्य का अपना अलग अलग संविधान है और वह संविधान ये 7 अनुच्छेदों वाले केंद्रीय संविधान के अनुरूप है। उसके विपरीत कोई राज्य नया संविधान का निर्माण नहीं कर सकता। और आखिरी है निर्वाचित राज्यपाल। हर राज्य में राज्यपाल का पद है। राज्यपाल का पद निर्वाचित होता है, भारत में मनोनीत होता है, नियुक्त होता है। भारत में राष्ट्रपति राज्यपालों को नियुक्त करते हैं, अमेरिका में राज्यपाल निर्वाचित होता है। और वह जैसे केंद्र में राष्ट्रपति शक्तिशाली है, उसी प्रकार से राज्यों में राज्यपाल भी शक्तिशाली होता है। ये है अमेरिकन संघीय व्यवस्था की विशेषताएं। मानना पड़ेगा कि आधुनिक युग का सबसे पुराना संघीय व्यवस्था वाला देश अमेरिका है और आज दुनिया का यह महत्वपूर्ण राज्य बन गया है। सोचिए 50 राज्यों ने मिलकर के एक नए राष्ट्र का निर्माण किया। यदि 50 छोटे छोटे राज्य होते तो क्या आज अमेरिका का नामो निशान होता? क्या 50 राज्यों यदि 50 राज्य अलग अलग होकर के जीवन निर्वाह करते तो क्या आज अमेरिका का दबदबा या अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में दुनिया में, विश्व की राजनीति में स्थापित हो पाता? तो छोटे छोटे राज्य मिलकर भी कई प्रकार का कारनामा और चमत्कार कर सकते हैं। और यह अमेरिकन संघीय व्यवस्था दुनिया के सभी संघात्मक देशों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करता है। और संघात्मक शासन की जितनी विशेषताएं अमेरिकन संघ में पाई जाती हैं, उतनी अच्छी विशेषताएं दुनिया के किसी भी एक देश में नहीं पाई जाती।
इसलिए अमेरिकन संघीय व्यवस्था को आदर्श संघात्मक व्यवस्था कहा जाता है। ये हुआ अमेरिकन संघीय व्यवस्था। अब एक दूसरे टॉपिक पर चर्चा करें, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। अमेरिका का संविधान लागू हुए 233 ईयर्स हो चुके हैं, 233 साल हो चुके हैं। लेकिन इन 233 वर्षों में यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि अभी तक यहां केवल 27 संशोधन हुए, 27, और इस 27 में से 10 संशोधन पहले साल हुए थे जब संविधान लागू हुआ। तो वैसे देखा जाए तो 17 संशोधन हुए, लेकिन वो तो 10 संशोधन भी तो आखिर संशोधन ही है, इसलिए 17 10 27 का कहा जाता है। इतने 233 वर्षों में यदि 27 संशोधन होते हैं तो सोचिए संशोधन की प्रक्रिया कितनी कठिन होगी और संशोधन कितने धीरे धीरे होता है। प्रत्येक देश के संविधान में, यदि संविधान लिखित है तो प्रत्येक देश के संविधान में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया जाता है। क्यों? क्योंकि संविधान एक निश्चित समय में बनाया गया कानूनों का समूह होता है। परिस्थितियां बदलती हैं, सभी प्रकार की चीजें बदलती हैं, विकास के मार्ग पर एक राष्ट्र निरंतर आगे बढ़ते जाता है। तो संविधान को भी युगानुकूल, परिस्थिति के अनुकूल होना चाहिए। यदि संविधान एक स्थान पर रुक गया तो फिर या तो संविधान बदलिए, और हर बार संविधान को बदलना उचित नहीं है। तो संविधान संशोधन की पद्धति का उल्लेख संविधान में होना चाहिए। दुनिया के सभी देशों के संविधान में उसमें संशोधन या परिवर्तन करने की पद्धति का उल्लेख किया जाता है। अमेरिकन संविधान में भी संशोधन की 2 पद्धतियां लिखी गई हैं, निर्धारित है। पहली पद्धति, कांग्रेस 2/3 बहुमत 3 राज्यों की स्वीकृति। ये बिल्कुल साधारण पद्धति है। मतलब मान लीजिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता महसूस हुई तो कांग्रेस के दोनों सदन उस पर विचार करते हैं, एक एक करके। पहले एक सदन विचार करेगा, वह 2/3 बहुमत से पास करेगा। 2/3 बहुमत, 2/3 मतलब 100 में 67। उसके बाद दूसरा सदन विचार करेगा, दूसरा सदन भी उसको 2/3 बहुमत से पास करेगा। कांग्रेस के दोनों सदनों से पास हो गया। उसके बाद 50 राज्यों के पास भेजा जाएगा। 50 में से जब 3/4 राज्य, मतलब 38 राज्य, 38 स्टेट्स, जब उसको 2/3 बहुमत से पास करेंगे तब संविधान में संशोधन हो जाएगा, अन्यथा नहीं। 38 का 37 हो गया तो नहीं, खत्म हो जाएगा। ये पहली पद्धति। फिर दूसरी पद्धति और थोड़ा सा देखिए, बड़ा भारी, बहुत बड़ी भारी कढ़ाई है, चढ़ाव है। जब 2/3 राज्य, 2/3 मतलब 50 में 32, जब कम से कम 32 राज्यों के विधानमंडल, राज्यों में भी विधानमंडल व्यवस्थापिका है, जब 32 राज्यों के विधानमंडल केंद्र के कांग्रेस से अनुरोध करें कि अमुक विषय पर संशोधन किया जाए, अमुक विषय पर संशोधन किया जाए, तो कांग्रेस के दोनों सदन उस पर विचार करते हैं और उसको 2/3 बहुमत से पास करते हैं। ठीक। इसके बाद कांग्रेस यह कह सकती है कि इसके लिए अलग से सम्मेलन बुलाया जाए। सम्मेलन मतलब कांग्रेस के दोनों सदनों की सदस्य संख्या जितनी है उतने नए लोगों का निर्वाचन किया जाए और ऐसे नवनिर्वाचित लोगों का सम्मेलन हो और उस सम्मेलन में इस संशोधन पर विचार किया जाए। रिपीट करता हूं, कांग्रेस यह कह सकती है, उस पर दोनों सदन विचार करेंगे, विचार करने के बाद 2/3 बहुमत से पास करेंगे। उसके बाद कांग्रेस कह सकती है कि चूंकि राज्यों के द्वारा इस शुरुआत की गई है संशोधन की, इसलिए एक नया सम्मेलन बुलाया जाए। नए सम्मेलन के सदस्य
उतने होंगे जितने कांग्रेस के दोनों सदन के सदस्य हैं। उतने नए सदस्यों का निर्वाचन हो और ये निर्वाचित लोगों का सम्मेलन उस संशोधन पर विचार करेगा और फिर 2/3 बहुमत से पास करेगा। निर्वाचन होंगे, वह सम्मेलन विचार करेगा, विचार करके 2/3 बहुमत से पास करेगा। पास नहीं किया तो खत्म। यदि पास किया तो अब उसे राज्यों के पास भेजा जाएगा। यह तय होगा कि 50 राज्यों में भी ऐसे ही सम्मेलन बुलाए जाए जैसे केंद्र में बुलाया गया था, या 50 राज्यों को विधानमंडल पास करेंगे, यह तय किया जाएगा। यदि यह तय हुआ कि 50 राज्यों में भी सम्मेलन होंगे तो प्रत्येक राज्य की विधानसभा के जितने सदस्य हैं उतनी सदस्य संख्या में नए लोगों का निर्वाचन किया जाएगा और 50 राज्यों में निर्वाचन होंगे। 50 राज्यों के सम्मेलन इस संशोधन पर विचार करेंगे। विचार करके जब 50 राज्यों में से 38 राज्यों को विधानमंडल या सम्मेलन, 3/4 राज्य 38 राज्य जब उस विधेयक पर 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करेंगे तब संशोधन होगा, अन्यथा नहीं। सोचिए कितनी कठिन पद्धति है, यह सर्वाधिक कठिन पद्धति है। यही कारण है कि आज तक अमेरिका में केवल 27 संशोधन हुए। इन 27 में से केवल एक संशोधन इस दूसरी पद्धति से पारित हुआ है, बाकी सभी संशोधन प्रथम पद्धति से पारित हुए। मतलब कांग्रेस के दोनों सदनों का 2/3 बहुमत और 38 राज्यों के विधानमंडलों को स्वीकृति। ये बिल्कुल सिंपल पद्धति है, सिंपल भी नहीं है, बहुत कठिन है। और 21वां संशोधन जो था, 21वां संशोधन दूसरी पद्धति से पारित हुआ है। देखें, हमने संशोधन की प्रक्रिया को तो देख लिया, लेकिन इसमें कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं जो जानना चाहिए। सबसे पहली बात, प्रत्येक स्तर पर 2/3 बहुमत चाहिए। संशोधन विधेयक पर जब कांग्रेस विचार करती है तो जहां कहीं भी मतदान होगा 2/3 बहुमत से उसका पास होना आवश्यक है। उससे कम नहीं, 2/3 मतलब 67%, 100 में 67 लोग सहमत होना चाहिए। फिर 2/3 बहुमत कितने लोगों का, कौन से लोगों का? सदन की कुल सदस्य संख्या का, या जो सदन में उपस्थित है और मतदान कर रहे हैं। इसके बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि जो सदन में मतदान के समय जितने सदस्य उपस्थित है और मतदान कर रहे हैं उनका 2/3 बहुमत चाहिए। पर अमेरिका में उपस्थिति 100% होती है, कोई भी सदस्य नागा नहीं करता भारत के समान। भारत में तो ऐसे भी कई राज्यसभा के सदस्य हो गए हैं जो कभी नहीं आते, शपथ लेकर के घर बैठे अपना दूसरा काम में व्यस्त हैं, उनको राज्यसभा या संसद की बैठक में आना ही नहीं। तो अमेरिका में ऐसा नहीं होता। लेकिन 2/3 बहुमत कितने लोगों का? उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत आवश्यक है। तीसरी चीज, 3/4 राज्य का अर्थ है 50 में से 38 राज्य। जब 38 राज्यों की स्वीकृति मिलेगी तब जाकर के 2/3 बहुमत से स्वीकृति मिलेगी, तब संशोधन होगा, अन्यथा नहीं होगा। फिर है राज्यों का अनुसमर्थन की तिथि तय नहीं है। ये एक बड़ी पेचीदी या अस्पष्ट वाली बात है। थोड़ी देर पहले चर्चा हुई, अमेरिका में राज्य सरकारों के पास ज्यादा शक्तियां हैं, तो राज्य सरकारें खूब मनमानी करती है। जहां नियंत्रण नहीं होगा वहां पर तो मनमानी होगी। तो राज्य सरकारें जानबूझकर विलंब करती हैं। और संविधान में कहीं पर भी यह नहीं लिखा है कि राज्य सरकारें या 50 में से 38 राज्यों की स्वीकृति इतने दिनों के अंदर मिल जानी चाहिए, नहीं है। परिणाम ये होता है कि राज्य सरकारें संशोधन पर विचार करके उसको पारित करने में 50 और 100 साल लगा देती। आप विश्वास करेंगे, जब जो 10 संशोधन पहले साल हुए थे, संविधान लागू होने के पहले वर्ष में जो 10 संशोधन हुए थे,
उन 10 संशोधनों को 3 राज्यों ने 1939 में पास किया था। माथा ठोकने वाली बात हो जाती है। 1789 के संशोधन को 3 राज्यों ने 1939 में पास किया था। पूरे 150 साल के बाद इतनी मनमानी कर दी। भारत के समाज जल्दी जल्दी करो, ऐसा नहीं होता। अमेरिका में राज्य सरकार खूब मनमानी करती है, केंद्र सरकार की कोई परवाह ही नहीं करती। तो राज्य सरकारें कब तक अनुसमर्थन देंगी, इसकी कोई तिथि तय नहीं है। लेकिन आजकल कांग्रेस क्या करती है, कोई भी संशोधन विधेयक जब पेश होता है, उस पर विचार होता है, उसको पारित किया जाता है, उसमें लिख दिया जाता है कि इतने वर्ष के अंदर यदि 3/4 राज्यों की स्वीकृति मिली तो संशोधन माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। निर्धारित कर दिया 2 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, जितना भी तिथि निर्धारित कर दी जाती है। फिर है राज्यों की स्वीकृति अस्वीकृति। एक गंभीर बात यह है 38 राज्यों की स्वीकृति क्या है। अमेरिका में छोटे राज्य भी, बड़े राज्य भी। तो क्या होता है, क्या होगा कि 13 छोटे छोटे राज्य मिलकर के 37 बड़े राज्यों की इच्छा के विरुद्ध काम कर सकते हैं, संशोधन को होने से रोक सकते हैं। 38 राज्य है, 38 राज्य की स्वीकृति चाहिए। मान लीजिए छोटे छोटे 13 राज्य एकजुट हो जाते, बोले कि संशोधन नहीं होने देना है, तो 37 बड़े राज्यों की इच्छा के विरुद्ध ये काम कर सकते हैं। और ऐसा होता रहा है। अमेरिका में छोटे बड़े राज्यों के बीच बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है। और फिर स्वीकृति और अस्वीकृति, इसके बारे में यह है कि यदि कोई राज्य पहले किसी संशोधन को अस्वीकार कर देता है तो क्या होगा, तो बाद में उसे स्वीकृति दे सकता है। एक बार अस्वीकृत कर दिया तो दूसरी बार उसको स्वीकार कर सकता है। और यदि मान लीजिए कभी स्वीकृति दे दिया तो बाद में उसको अस्वीकृत नहीं कर सकता। सर्वोच्च न्यायालय में एक केस गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा कि यदि कोई राज्य किसी संशोधन को पहले अस्वीकार कर चुका है तो दूसरी बार उसको स्वीकार कर सकता है, लेकिन कभी एक बार अस्वीकृति दे दिया है उसको बाद में इनकार या अस्वीकृति नहीं दी जा सकती। फिर है राष्ट्रपति न वीटो न हस्ताक्षर। संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति का न तो सिग्नेचर चाहिए न वो वीटो कर सकता है, मतलब हस्ताक्षर करने से मना नहीं कर सकते। राष्ट्रपति का हस्ताक्षर की भी आवश्यकता नहीं अमेरिका में। फिर है 13 छोटे बनाम 37 बड़े राज्य। ये इस प्रकार से झगड़ा अमेरिका में चलता रहता है। और फिर है अनावश्यक विलंब। राज्य सरकारें खूब मनमानी करती हैं, अनावश्यक विलंब करती हैं और 2, 4, 6 महीना, साल भर, 2 साल नहीं, 10, 15, 20 साल तक डिले कर देती है। जैसे भारत में हर काम बाबू लोग जो फाइल फेंक देते हैं ना, पड़ा रहता है, या कोई जांच रिपोर्ट आई उसकी रिपोर्ट तो फेंक देते हैं, कोई चिंता ही नहीं करते। बस ऐसे ही राज्य सरकारें केंद्र सरकार के प्रस्तावों को इस प्रकार से ट्रीट करती है। ये है अमेरिका। और आगे है 9वां। अभी तक इतने लंबे अवधि में कांग्रेस ने लगभग 30 संशोधन विधेयकों को स्वीकार किया है और 30 में से 27 पर ही राज्यों की स्वीकृति मिल सकी और इसलिए 27 संशोधन। फिर है प्रथम 10 संशोधन 1790 में हुए। 1789 में संविधान लागू हुआ और इसके बाद 10 संशोधन करके अमेरिकन नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए। और आखिरी है 21वां संशोधन दूसरी पद्धति से शेष प्रथम पद्धति से हुआ। ये मतलब क्या हुआ, अमेरिकन संविधान में 2 प्रकार की पद्धति। पहली पद्धति कांग्रेस का 2/3 बहुमत, 3/4 राज्यों की स्वीकृति। दूसरी पद्धति है 2/3 राज्यों के विधानमंडल जब कांग्रेस से संशोधन की प्रार्थना करें तब कांग्रेस उस पर विचार करके 2/3 बहुमत से पास करेगी। आवश्यक हो तो सम्मेलन बुलाया जाएगा, सम्मेलन में 2/3 बहुमत से वह विषय पास होगा, फिर राज्यों के पास भेजा जाएगा। राज्य सरकारें राज्य विधानमंडल के द्वारा स्वीकृति दे सकती हैं या राज्य विधानमंडल या राज्य सरकार नया सम्मेलन बुला सकती है।
जब 50 में से 38 राज्यों के सम्मेलन या 38 राज्यों के विधानमंडल उसको स्वीकृति देंगे तब वह संशोधन होगा, अन्यथा नहीं। ये दो प्रकार की पद्धति हुई। तो अभी तक 27 में से 26 संशोधन पहली पद्धति से हुए हैं, केवल दूसरा संशोधन, केवल एक संशोधन 21वां संशोधन दूसरी पद्धति से हुआ है। और बड़ी मजे की बात हुई क्या, 1918 में अमेरिका में मद्यपान निषेध का कानून लागू कर दिया गया 18वें संशोधन के बाद। मद्यपान निषेध, अमेरिका जैसे देश में मद्यपान निषेध का कानून आश्चर्य लगता है, लेकिन उस पर राज्यों को स्वीकृति मिल गई और 18वें संशोधन के द्वारा मद्यपान निषेध लागू कर दिया गया। लेकिन जब कानून लागू हुआ तो कुछ ही समय में स्थिति ये आई कि जितने लोग इस कानून का पालन करते थे उससे दुगने तिगने 4 गुने लोग उस कानून को उल्लंघन के आरोप में जेल में ठूंस दिए गए। तो जब थोड़े से लोग मिलकर के कानून का पालन करेंगे और बहुत संक्षिप्त जनता उसको विरोध में आ जाए तो देश कैसे चलेगा? पूरे जेल ठसाठस हो गए, भर गए। तब राज्य सरकारों ने सोचा नहीं, मद्य निषेध हम अपने देश में लागू नहीं कर सकते। तब 2/3 राज्यों के विधानमंडलों ने अनुरोध किया, प्रस्ताव पारित करके, कि कांग्रेस से अनुरोध किया कि वह मद्यपान निषेध संबंधी संशोधन को निरस्त करे। तब कांग्रेस ने फिर प्रस्ताव पारित किया, सम्मेलन बुलाया गया, फिर 50 राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा स्वीकृति मिली और स्वीकृति मिलने के बाद मद्यपान निषेध को 21वें संशोधन के द्वारा निरस्त किया गया। ये है अमेरिकन संविधान में संशोधन की पद्धति। मतलब विचारकों का यह कहना है या मानना है कि संशोधन पद्धति इतनी कठिन न हो कि वह युगानुकूल परिवर्तित न हो सके, और इतना सरल भी न हो कि कोई भी सरकार बहुमत के बल पर अपनी मर्जी से संशोधन करती चले। दोनों के बीच एक संतुलन होना चाहिए, न बहुत ज्यादा न बहुत कम, मीडियम मध्यम मार्ग हमेशा अच्छा होता है। आप सभी को धन्यवाद।